ठीक है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क। ओके, देखिए कलेक्शन फ्रेमवर्क बेसिकली है क्या, एक बार फिर से समझ लेते हैं। लास्ट क्लास में मैं थोड़ा सा बताया था एक एरे लिस्ट एग्जांपल में। इस बात को समझिए कि जैसे हमारा एरे, तो एरे की कुछ प्रॉब्लम है। एरे की प्रॉब्लम होती है जैसे कि उसमें अगर साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं होता, ठीक है, वो फिक्स्ड इन साइज होता है। ठीक है? दूसरा पॉइंट होता है वो होमोजीनियस इन नेचर होता है। होमोजीनियस का मतलब है सिर्फ सेम तरह की वैल्यू को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर। अगर आपने इंटीजर टाइप का एरे बनाया है तो वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा, फ्लोट वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू या बुलियन वैल्यू को स्टोर नहीं करता। उसे क्लिक कर दे, वो कनेक्ट हो जाएगा। बट हमारी कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है जहाँ पर हम चाहते हैं कि लाइक यूजर जो है वो कितना भी डेटा स्टोर कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि यार लाइक क्या साइज हम अपने प्रोग्राम में रखें। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, रियल टाइम क्या हो सकता है। एक डेटाबेस, उस डेटाबेस में काफी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। अब आप उसे अपने पास किसी वेरिएबल में लेकर आना चाहते हैं, तो आपको तो पता ही नहीं है कि डेटाबेस का साइज क्या है। एंड अगर वो डेटाबेस किसी प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली उसका साइज हर सेकेंड या हर आवर बदल ही रहा है। ठीक है, वेरी ही कर रहा है। तो ऑब्वियसली उसमें फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा एरे के साथ। तो वहां पर आपका कॉन्सेप्ट आता है कलेक्शन फ्रेम। हाँ, बिल्कुल। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क करता क्या है कि होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दोनों तरह के वर्क पर काम करता है। होमो मतलब सिमिलर तो करता ही है, डिफरेंट भी अलाउ करता है। ओके, पासपोर्ट गया फिर ये पासपोर्ट देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक हमारा जो कंसर्न है अभी वो ये है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम कलेक्शन फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, अभी पहला गोल ये, तो चलिए बनाते हैं। हेलो सुमित, प्लीज म्यूट कर लीजिए यार। ओके, तो ये कलेक्शन है और कलेक्शन करता क्या है, अलग अलग तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकता है कितनी भी साइज। तो एक क्लास बनाएंगे, इसको हम नाम दे देते हैं, सपोज ये है A1। मेन सेलेक्ट किया एंड ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि कलेक्शन फ्रेमवर्क एक पैकेज, एक लाइब्रेरी से आपको मिलता है जिसका नाम है यूटिल पैकेज। यूटिल पैकेज से आपको कलेक्शन की सारी फंक्शनैलिटीज मिलती है। ठीक, जावा डॉट यूटिल डॉट उसके अंदर सारे पैकेज। ठीक है, हाँ स्टार्ट कर। तो अब जैसे सपोज करिए कि मुझे यहाँ पर एक कलेक्शन फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं लिस्ट को अभी यूज करूंगा। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट है एक इंटरफेस। अब देखो इंटरफेस है तो ऑब्वियसली इंटरफेस से डायरेक्टली तो मैं काम नहीं कर सकता ना, मुझे क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो इसने आपको एक क्लास दिया है, उस क्लास का नाम है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट, इसको इंस्टेंस दे दिया al इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। एरे लिस्ट और ठीक है एरे। हाँ, ये उसकी जरूरत नहीं है, वैसे लगा छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये देखिए पैकेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया, जो लाइब्रेरी थी आ गया, और ये आपका कोड। अच्छा, ये यूज में नहीं है ना अभी। ये देखिए लाइक इसमें इसे यूज में पहले लाना पड़ेगा, और ये कह रहा है कि लाइक रॉ टाइप, मतलब इसमें हमने टाइप भी मेंशन नहीं किया। आता हूँ मैं उस पर भी आता हूँ।
तो एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना दिया। आप क्या कर सकते हैं, इसमें कितनी भी वैल्यू चाहो आप इनपुट कर सकते हो। चलिए इनपुट करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर al डॉट ऐड, और हमने ऐड किया सपोज करिए कोई वर्ड जैसे कि रवि। चलिए इसे ऐड कर देते हैं। फिर हमने यहाँ पर किया कि al में ऐड करिए 23। फिर हमने कहा कि चलो कुछ और ऐड करो, चलो इस बार डेसिमल नंबर ऐड कर। ओके, इस तरह से इसे स्टोर किया। अब नेक्स्ट टाइम तो कोई बुलियन स्टोर कर लेते हैं, इसे चलिए फॉल्स कर देते हैं, इसे फॉल्स कर दिया। इसके बाद में क्या और ऐड कर सकते हैं, करेक्टर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, करेक्टर ऐड हो जाएगा। तो सिंगल पार्ट में आपका एक करेक्टर स्टोर हो गया, सपोज कैपिटल ए। तो इसका मतलब क्या है कि आप कितनी भी वैल्यू इसमें ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप डुप्लीकेट भी इसमें इंसर्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, डुप्लीकेट भी वर्क करेगा। हाँ, लिस्ट वाइज करना है। एंड एक्चुअल में ये बार बार आपको लिखना नहीं पड़ता। जब आप इसको इम्प्लीमेंटेशन पे आओगे ना, जब डेटाबेस के साथ कनेक्ट वगैरह करना सीखोगे, तब आप समझ जाओगे कि बार बार ऐड लिखने की जरूरत नहीं है। डेटाबेस में जो भी है एक बार में आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, एक ही लाइन में। हाँ, वो इसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है, एक ही लाइन, लाइक आपको एक ही बार ऐड लिखना होगा, बट अभी ऑब्वियसली हम रॉ पर कवर कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वेब पेज पर जो भी कंटेंट आप अपलोड करते हुए, जो भी कंटेंट अपने सर्वर से अपने पास लेकर आते हो, प्रोडक्ट वगैरह जो आप वेब पेज पे देखते हो, वो सब कुछ कलेक्शन फ्रेमवर्क से ही ऑपरेट किया जाता है। सारी इंफॉर्मेशन कलेक्शन फ्रेमवर्क में ही आती है, एरे लिस्ट के थ्रू। ठीक है, एरे लिस्ट के थ्रू मैक्सिमम टाइम वो एरे लिस्ट के थ्रू करता है। बट अगर मान लीजिए डेटा आपका छोटा है तो वो आप नॉर्मल वेरिएबल में कर सकते हो, बट हमेशा फैच करते समय तो एरे लिस्ट ही चाहिए। कलेक्शन का ही कॉन्सेप्ट है, यही बेस्ट। ठीक है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यही बेस्ट है। इशू आ जाता है कभी कभी, बट हाँ, मैक्सिमम केस में नहीं होता। बट अगर मान लीजिए कभी ऐसा कुछ इशू आ रहा है कि लाइक आपका एरे लिस्ट इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर पा, कई रीजन हो सकते हैं, तो वो हम देख लेंगे कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट होता है, वो कर लेंगे आराम। तो ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया। अब स्टोर करने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे शो करनी है, तो पहला तरीका तो ये है कि आप फॉर लूप यूज करो। देखो इंट आई, एरे लिस्ट की काउंटिंग अगेन जीरो से ही शुरू होती है, तो जीरो पर मेरे रविशंकर, 23 पर फर्स्ट, इस तरीके से ये होता है। तो मैं अपना एरे स्टार्ट करता हूँ, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इज इक्वल टू इसका साइज, जो भी इसका साइज, तो al डॉट साइज i प्लस, इसमें साइज फंक्शन यूज होता है, लेंथ नहीं होता। हाँ, तो इसे हम कर देते हैं कि भाई मुझे सारा डेटा चाहिए, किसका सारा डेटा चाहिए, al का। तो al डॉट गेट एंड इंडेक्स नंबर क्या है, i। तो ये आपको सारा डेटा प्रिंट करके लाकर दे देगा। तो ये रहा आपका सारा डेटा, राइट, ये रहा आपका सारा डेटा। आपने जो जो इंसर्ट किया था वो आपको एग्जैक्टली वैसे ही। अच्छा, क्या यही एक तरीका है डेटा को शो करने का? एक और तरीका है, इसे हम कहते हैं फॉर ईच। इसे कहते हैं फॉर ईच। बहुत बढ़िया है, ये नया कॉन्सेप्ट है, फॉर ईच पहले नहीं था, नया है ये। देखिए इसमें होता क्या है, आप लिखिए फॉर, और आप अपनी एरे लिस्ट का टाइप लिखिए। तो बाय डिफॉल्ट एरे लिस्ट का जो टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, टाइप कैसे कहाँ लिखा जाता है? तो टाइप यहाँ लिखा जाता है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती आपको, और आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इस तरह। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, इसी वजह से ये हर तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट, आपको कौन सा डेटा रीड करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल बना लो, सपोज ये है ओ कॉलन एल, एल का डेटा रीड करना है। एंड
इसको कर दो, आपको डेटा मिल जाएगा। ओ सारा डेटा मिल जाएगा। लाइक आपको इंडेक्स वगैरह का झंझट कुछ है ही नहीं। अच्छा सर, मतलब पर्टिकुलर चाहिए तो फॉर्मूला यूज करो। हाँ, अगर सारे एक में चाहिए डायरेक्टली यूज करो फॉर ईच, ठीक है। याद रहे, बट फॉर ईच में इंडेक्स का पता नहीं चलता। हाँ वही समझ गया, सारे एक में टोटल दे देगा, इसमें सारा कुछ एग्जैक्ट। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक होता है इटरेटर। इटर ये इटरेटर, इसे बना लेते हैं आई टी आर इज इक्वल टू ए एल डॉट इटरेटर। देखिए ये इटरेटर क्या होता है, डेटा रीड करने के काम आता है। दो तरीके हमने फॉर लूप और फॉर ईच समझा, एक ये भी होता है क्लास के थ्रू भी रीड आप कर सकते हो। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इटरेटर आई टी आर इज इक्वल टू जो भी डेटा रीड करना है डॉट इटरेटर, ठीक है। इसमें करना क्या है, आपको इसमें लिखना है कि वाइल आई टी आर डॉट हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट मतलब इसके पास डेटा है कि नहीं, पहले ये बताओ। तो हैज नेक्स्ट आपको रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, बुलियन रिटर्न टाइप होता है इसका। हाँ, तो अगर ट्रू आ रहा है तो इसके पास डेटा है, तो अगर ट्रू है तो आप एक काम करो, आपको डेटा शो कर दो, लिखो आई टी आर डॉट नेक्स्ट। ये क्या करेगा, डेटा आपको शो करके दे देगा। रन करते हैं, ये देखिए फिर से इसने डेटा शो करके आपको दे, ठीक है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट ये फास्ट होता है ना। लिस्ट का डेटा कभी भी आपको रीड करना है, लिस्ट इंटरफेस की किसी क्लास का डेटा, तो इटरेटर को सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। काफी ज्यादा फास्ट होता है। बट जनरली क्या होता है, जनरली जब हम वर्क करते हैं तो हम, जैसे मैं एंड्रॉयड के केस में बताऊं, तो एंड्रॉयड के केस में हम कोशिश करते हैं कि हम ये पहला वाला कॉन्सेप्ट लगाएं, इंडेक्स वाला। हाँ, ये पहला जो फॉर लूप हमने यूज किया है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम हम इसी को यूज करते हैं। इसका रीजन है, जो आप वहां जब करोगे काम तब आपको समझ आ जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल है लिस्ट इंटरफेस का, ठीक है। अच्छा, लिस्ट इंटरफेस के अंदर और भी कुछ क्लासेस होती हैं, जैसे कि लिंक लिस्ट वगैरह हो गई, ओके। बट अभी हम इतना इसके अंदर की सारी क्लासेस नहीं कर रहे हैं, वो मैं आपको दूंगा टास्क करने के लिए। सभी एक जैसे ही हैं, उनकी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, वो मैं आपको टोटली एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये आप ट्राई करेंगे तो। दूसरी क्लास देखते हैं। दूसरा एक इंटरफेस अपने पास होता है जिसे हम कहते हैं सेट। सॉरी, ये पाइथन दिमाग में रह गया। तो सेट हमारा एक इंटरफेस है, एंड अगेन इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बट जरा इसमें देखते हैं कि ये लिस्ट से कैसे अलग है। इसको करने के लिए मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं करने वाला, यहाँ पर इसी कोड को कॉपी कर लो और सेट में पेस्ट किया। इसमें एरे लिस्ट यूज नहीं करते हैं, लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड हैश सेट यूज करेंगे। हैश सेट, लिंक हैश सेट, ये लिंक हैश। इसे L2 कर लेते हैं। जहां जहां एन है उसे L2 कर देंगे। डिफरेंस अभी हमें यही समझ आ जाएगा। कहाँ पर, हाँ ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा देते हैं। ये ब्रैकेट आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। अब ये नीचे, हाँ गेट में कर रहा है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले इसे ITR2 कर लेते हैं। ये ITR2 हो गया, ITR2। ये देखो गेट में क्यों एरर कर रहा है, ये कह रहा है कि आपको इसे कास्ट करना पड़ेगा AL2 के साथ, ठीक है। कास्ट कर दे, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली हुआ क्या,
मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, बट उससे पहले लाइक इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर दिया और ऊपर के फंक्शन को कमेंट कर देता हूँ। सेट के बारे में समझने के लिए जरूरी है, इसे मैंने कमेंट किया। अब देखिए सेट बेसिकली है क्या, लिंक्ड हैश सेट हमारी क्लास है सेट इंटरफेस की, एंड इसको अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ो तो क्या है, हैश टेबल एंड लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट इंटरफेस। जैसा कि मैंने बताया सेट इंटरफेस से आपको ये मिलता है, एंड इसमें आपके पास एक क्लास होती है लाइक हैश टेबल और लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट, ओके इंटरफेस, प्रोडक्ट predictable irritation order. This this implementation differ from a hash set in that it maintain a doubly linked list running through all of its entries, and this linked list define the iteration ordering, which is order in which elements were inserted into the set. Insertion order. Note that insertion order is not affected if the element is reinserted into the set. इसका मतलब देखिए क्या है, जैसे सपोज करिए कि मैंने पहले कोई वेरिएबल इंसर्ट किया अपने लिंक्ड हैश सेट, सपोज 23 ऐड किया, फिर मैं 23 को डिलीट कर दिया, फिर मैंने उसे ऐड किया, तो क्या हुआ, उसको ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, इंसर्शन ऑर्डर वो उसी ऑर्डर में रहेगा जैसे आपने इंसर्ट किया। नहीं नहीं, जो सेकंड टाइम वो निकल गया, नेक्स्ट जो आपने ऐड किया तो वो उसके पीछे जाकर ऐड हो गया, इस तरीके से। इसमें इसकी काफी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो, काफी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। तो इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ, एंड ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं इसे। सेव किया एंड रन कर दिया, तो यहाँ पर आप देखो अगेन डेटा आपको मिल रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस सबसे पहले तो ये आ गया कि आप इसमें गेट के थ्रू डेटा नहीं गेट कर सकते। ठीक है, आप इसमें गेट के थ्रू डेटा गेट नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन। बट एक तरीका है कि आप डेटा गेट कर भी पाएंगे, कैसे, देखिए यहाँ पे अभी तक हम क्या लिखते थे, al2 डॉट गेट हम करते थे ना, ठीक है, और गेट के अंदर हम लिख देते थे आई, मेरा इंडेक्स। बट अब क्या होगा, सेट आपको ये फीचर नहीं देता कि आप गेट से काम कर पाओ, तो आप एक काम करो, इस सेट के डेटा को लिस्ट में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, कास्ट के, ठीक है, लिस्ट से आपने कास्ट किया, आप ट्राई करते हैं। ओके, कुछ इशू आ रहा है, तो ये कह रहा है कि यूटीएल से कास्ट नहीं किया जा सकता इसे, ये जो अपना लिस्ट है, मॉड्यूल जावा बेस लोडर बूटस्ट्रैप। अच्छा, ठीक है, कोई और तरीका देखते हैं। हमारी कोड कमेंट करना है, वही कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल स्लैश, ना ना वो तो ये वाला, वो मल्टी लाइन का कंट्रोल शिफ्ट स्लैश होता है, आपके सिस्टम में ये अलग है। जब मैं इसे प्रेस करता हूँ, AL2 आप ट्राई करते हैं, अब सेम इशू, ठीक है, फिर ये पॉसिबल नहीं है।
इससे डेटा नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, आपके पास जो एरे लिस्ट होता है इसमें एक फंक्शन है आपके पास रिमूव करने का। आप रिमूव कर सकते हैं डेटा को। चलिए देखते हैं कैसे रिमूव करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा al डॉट रिमूव एंड मैंने इंडेक्स नंबर दे दिया कि कौन सा डेटा हटाना है। चलिए 23 को हटाते हैं जो ऊपर है, फर्स्ट इंडेक्स पर है ये, इसे लिख दिया और रिमूव कर दिया। चलिए टेस्ट करें। ठीक है, 23 रिमूव हो गया। रविशंकर के बाद 23 अभी तक आ रहा था, वो रिमूव हो गया। एंड जब सेट शुरू हुआ तो उसमें 23 है। ठीक है, देखिए सेट यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक अपना लिस्ट है। ठीक, तो मतलब रिमूव इसमें है। अच्छा, इसमें आप चाहें तो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पर सीधे एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे एक तो ऐड है, तो ऐड क्या करता है, लास्ट में ऐड कर देता है। आप यहाँ पर लिख सकते हो ऐड एल डॉट ऐड, किस इंडेक्स पर ऐड करना है, मुझे करना है फर्स्ट इंडेक्स पर। क्या ऐड करना है, मुझे ऐड करना है रोहित। फर्स्ट पर ही आ जाएगा और फर्स्ट वाले को शिफ्ट कर देगा सेकंड पर, स्पेस बना देगा। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए रवि एंड रोहित। ठीक है, 23 तो पहले ही हट गया था, तो वहां पर क्या आ गया था 23.45। अब उसने 23.45 को शिफ्ट किया और अपनी जगह बना ली रोहित पूरा। ठीक है, ओके। इसी तरह से इसमें एक और फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं सॉर्ट करना। ठीक है, सॉर्टिंग कर सकते हैं। बट इशू ये है कि यार अलग अलग डेटा टाइप में मैं सॉर्टिंग कैसे करूँ। जैसे देखिए, जो मैं यहाँ पे सॉर्टिंग करता हूँ वो मैं एक क्लास की हेल्प से करता हूँ जिसे हम कहते हैं कलेक्शन। दो चीजें होती हैं, एक होता है कलेक्शन, एक होता है कलेक्शन। इंटरव्यूअर कई बार इन चीजों को लेकर फंसाता है आपको, कलेक्शन और कलेक्शंस में आपसे डिफरेंस पूछ लेता है। तो कलेक्शन एक इंटरफेस होता है। कलेक्शन जो है जिसमें एस नहीं लगता, वो एक इंटरफेस होता है। और उस इंटरफेस से आपको कुछ इंटरफेसेस मिलते हैं, जैसे लिस्ट, सेट, क्यू, मैप, ये आपको इंटरफेसेस मिलते हैं। और उन इंटरफेसेस से फिर आपको कुछ क्लासेस मिलते हैं। ठीक है, जैसे लिस्ट से मिली, सेट से मिली, इस तरह। और हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है कलेक्शन। कलेक्शन एक क्लास है जिसमें एस लगता है। ठीक है, उसे क्लास कहते हैं। उसके बहुत फंक्शन है, जैसे शफल करना, सॉर्ट करना, किसी भी लाइक कलेक्शन फ्रेमवर्क की क्लास हो तो सॉर्टिंग वगैरह या सफलिंग में आप उसे यूज करते हो। जैसे मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ कलेक्शन। बट देखो सिस्टम क्या कहेगा आपको, मैंने कलेक्शन यूज किया। देखिए कलेक्शन अगेन यूटिल पैकेज से ही है। ठीक है, कलेक्शन ये वाला यूज करना है, कलेक्शन डॉट। ये कई मेथड्स हैं, जैसे कि सॉर्ट है, तो सॉर्ट किसके लिए है, सिर्फ लिस्ट के लिए। सिर्फ लिस्ट को आप सॉर्ट कर सकते हो और किसी को सॉर्ट नहीं कर सकते, मतलब सेट को आप सॉर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, लाइक अब हम यहाँ पे लिख देते हैं एल करके हमने इसे रन किया। तो देखिए सिस्टम क्या कह रहा है यहाँ पर, कास्ट ऑब्जेक्ट एल टू लिस्ट। ठीक है, एंड ये क्या है, ये है एक ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है, द टाइप क्वेश्चन आर्गुमेंट लिस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए इशू क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि यार मैं ना ये समझ नहीं पा रहा, आप ऑब्जेक्ट के साथ मेरी सॉर्टिंग नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, अलग अलग टाइप। अब आप ही बताओ कि वर्ड को, नंबर को सॉर्ट कैसे करेगा कोई। अगर नंबर्स होते तब तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट अप कर देते, लेकिन सभी अगर मिक्स है तो वो किस बेसिस पर सॉर्ट करें। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर सिर्फ इंटीजर ही रखना है। चलिए इसके लिए मैं एक अलग एरे लिस्ट बना देता हूँ, या मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। एक एक लाइन कमेंट कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कमेंट कर देता हूँ, ये कमेंट किया, ये कमेंट हो गया, बुलियन कमेंट हुआ, डेसिमल कमेंट हुआ। मैं रिमूव कुकी हटा ही देता हूँ, इसमें कुछ और वैल्यूज ऐड कर देता हूँ, जैसे कि एल डॉट एट 34, एल डॉट एट, हेलो मैम, मैम here's attending online class, या मैम, या मैम।
तो ये मेरी सेकंड वैल्यू है, इट्स 389, ठीक है। al डॉट एड एंड मेरी नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 90, ठीक है। तो इस तरह से आपने कुछ यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद में अब मैं सॉर्ट करूंगा, देखिए। बट जब आप सॉर्ट कर रहे हो तो आपको सिस्टम को बताना होगा कि अब मैंने ऑब्जेक्ट टाइप नहीं, इंटीजर टाइप क्लास यूज कर। इंटीजर क्यों कर रहे हो, और इंटीजर का बेनिफिट क्या हुआ, ये होमोजीनियस बना देगा आपके अरे लिस्ट। सेम टाइप की वैल्यू, सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू अब आप इसमें ऐड कर पाओ। तो इंटीजर इंटीजर डन। चलिए टेस्ट करें। तो देखिए हो गया ना डेटा सॉर्टेड, ठीक है। तो ये कुछ फैसिलिटीज हैं जो आपको लिस्ट इंटरफेस से मिलती हैं, ओके। हाँ, मिक्स में नहीं हो पाता यार, मिक्स में नहीं कर सकते। बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप फिर प्रियोरिटी क्यों यूज करो। प्रियोरिटी क्यों ऑटोमेटिकली आपके डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर लाइक सॉर्टेड कर देता है। मैं अभी आपको आता हूँ प्रियोरिटी क्यों, तो वो भी क्लास है जो आपको इंटरफेस क्यू से मिलती है, ठीक है। मैं सभी इंटरफेस के एक एक क्लास को बता देता हूँ और फिर मैं आपको बाकी क्लासेस की लिस्ट दे दूंगा, आप उन्हें एक बार ट्राई करना, ओके। देखिए यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो सॉर्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा था लाइक लिस्ट के साथ ही पॉसिबल होता है। दूसरा, अगर मैं इसे इंटीजर टाइप ट्राई करूँ, इसे मैं इंटीजर टाइप ट्राई किया, बाकी तो हटाना पड़ेगा, ऑब्वियस है ना। ठीक है, तो मैं ऊपर का डेटा ले लेता हूँ यार, बार टाइप नहीं करना हूँ। ठीक है, अब मेरी नेक्स्ट वैल्यू 2 इस तरह। ठीक है, टेस्ट करके देखते हैं एक बार। ठीक है, वर्किंग। अच्छा, पता नहीं चल रहा है यार, मिक्स हो गया ना, तो एक मैसेज कर दे। सेट स्टार्ट, तो यहाँ से सेट स्टार्ट, ठीक है। 23, 34 एंड आपका ये नंबर 1090 जिस ऑर्डर में आपने लिखा था उसी ऑर्डर में मिल गया, ठीक है। अच्छा, देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एल डॉट ऐड करता हूँ मैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पर, है ना। ऐड वाला फंक्शन अभी हमने किया था लिस्ट में, देखते हैं यहाँ पॉसिबल है या मैं कोई नंबर ही करता हूँ, क्योंकि इंटीजर टाइप मैंने कर दिया है। तो जरा चेक करें। ओके, नॉट पॉसिबल, मतलब इसमें इंडेक्स वाला फंक्शन वर्क नहीं करता, ठीक है। तो आपको यही करना ही है एक्चुअली, जो मैं और क्लासेस दूंगा, जो मैं लिस्ट में फंक्शंस बताया ना, लिस्ट में आपको सारे फंक्शन ऑलमोस्ट मिल चुके हैं। वो आपको हर एक में इम्प्लीमेंट करना है, और अब मैंने जो उसकी डेफिनेशन दी है, उनके फीचर्स बताए हैं, उनसे मैच करना है कि देखना है क्या क्या हो रहा है। अच्छा, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं, जरा चेक करें al2 डॉट रिमूव। तो देखिए क्या कह रहा है कि रिमूव आप कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट में तो आपका इंटीजर भी आता है, लेट्स सी 20। तो ठीक है, 23 गायब हो गया। अच्छा, इस रिमूव और इस रिमूव में देखो क्या फर्क, इंडेक्स नंबर डालना पड़ेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप इंडेक्स डाल रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आप सजेशन में भी देख सकते हो, रिमूव क्या कहता है, ये इंडेक्स नंबर और ऑब्जेक्ट दोनों पॉसिबल है। बट यहाँ पर इंडेक्स नंबर से काम नहीं चलेगा, आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस इन इन चीजों को ध्यान देना, आप सजेशन फॉलो करो, क्या कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन में, क्या आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्वियसली सॉर्ट तो पॉसिबल नहीं है, किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे आप ऐड भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ बात है। अब नेक्स्ट इसी तरह से आपके पास एक इंटरफेस होता है जिसे हम कहते हैं क्यों, ठीक है। तो क्यों स्पेलिंग में एक बार देख लेता हूँ, प्रियोरिटी क्यों, प्रियोरिटी क्यों, ओके ये, ठीक है। ये आपका प्रियोरिटी क्यों, पी क्यों इसे नाम दे देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये क्यों है।
तो क्यू स्टार्टेड यहाँ। तो क्यू इंटरफेस के अंदर आपके पास एक क्लास है प्रियोरिटी क्यू। इसका काम देखिए, इसका बिहेवियर देखिए, ये कैसे वर्क करता है। प्रियोरिटी क्यू, तो चलिए जरा प्रियोरिटी क्यू में भी कुछ एंट्रीज करते हैं। तो पी क्यू डॉट, देखिए ऐड फंक्शन। तो ऐड मुझे करना है, क्या ऐड करना है, चलिए मैं एक नेम एंटर करता हूँ रवि। फिर मैंने एक नेम एंटर किया पी क्यू डॉट ऐड कोई नंबर, देन पी क्यू डॉट ऐड बुलियन कर लेते हैं ट्रू। लाइक 3 वेरिएबल मैं एंटर किया और सिंपल फॉर ईच ट्राई करता हूँ, ठीक है, ज्यादा लेंदी नहीं करते। ऑब्जेक्ट ओ एंड पी क्यू, ओके। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि क्लास java.lang.string कैन नॉट बी कास्ट विद इंटीजर। अब इसका मतलब समझिए क्या, प्रियोरिटी क्यों कहता है कि आप मेरे पास इंटीजर नंबर नहीं रख सकते, ठीक है, रिचर्स पे आ गए ना। आप इंटीजर नंबर नहीं रख सकते, आप सिर्फ स्ट्रिंग रख सकते हैं। क्यों, तभी तो इशू रेज कर रहे हैं। आगे देखते हैं आगे ये क्या कह रहा है। और ये इंटरनल इशू दे दिया कि आर इन मॉड्यूल जावा बेस्ड लोडर बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो लाइक आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के साथ काम करिए, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं अभी ये जो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा है एक बार उनको भी हटा देता हूँ, सिर्फ नंबर नंबर रखता हूँ। जरा चेक करें, ठीक है। तो अब पॉसिबल है, देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेम टाइप रखिए जो भी रखें, एक टाइम पे एक रखिए, ठीक है। अच्छा स्ट्रिंग करके देखें जरा, स्ट्रिंग क्या कहता है। ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं, मिक्स नहीं करेंगे यार, ठीक है। तो ये बड़े काम की चीज है, ये आपके डेटा को एक ही पैटर्न में रखेगी। किसी भी तरह की वैल्यू डालो, सिमिलर टाइप का, ठीक है। तो उस पर्पज फिर आप इसे यूज कर सकते हो। बाकी और कुछ फंक्शन देखते हैं, जैसे कि पी क्यू डॉट रिमूव, देखते हैं कि रिमूव पॉसिबल है। हाँ रिमूव पॉसिबल है, बट ये रिमूव करेगा क्या। ये रिमूव मेथड जो है ये आपके डेटा को हटा देगा। कौन सा, रिट्रीव्स एंड रिमूव द हेड ऑफ द क्यू। हेड ऑफ द क्यू, देखिए कैसे डेटा ये हटाएगा। लेकिन जो भी इसका पहला डेटा है यहाँ पर, जैसे इसने मोहित को यहाँ पर पहला कहा, मतलब है ना, इसने रिमूव करना शुरू किया है, देखिए। हाँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिमूव कर देता है डेटा को, बट ये डेटा इंडेक्स नहीं है, तो कोई भी हो सकता है। ओके, अब जैसे देखो कैसे, मैं यहाँ पर सिस आउट करता हूँ, देखते हैं कि सिस आउट करता है कुछ। तो देखिए इसने क्या किया, इसने कहा कि मैंने मोहित को रिमूव कर दिया। मैं यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ, सो दैट आप इजिली समझ पाओ। रिमूव, तो अब ये कुछ भी रिमूव कर सकता है। इसने क्या किया, मोहित को रिमूव कर दिया। हाँ अब देखिए मैं कोई और एंट्री करके देखता। हाँ, मतलब इसमें जैसे रवि था, अगर आप इसे सॉर्टेड भी करो तो पहले क्या आएगा, मोहित आएगा, फिर रवि आएगा, फिर आकाश आएगा। तो इसने क्या किया, पहले तो उसे सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद में जो भी इसके हेड पे था, जो भी इसकी इनिशियल पोजीशन था, उसने उसे हटा दिया। ठीक है, अब जैसे मैं एक और वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे, सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे गीता, चलिए। तो टी क्यू डॉट ऐड, और ऐड किया हमने यहाँ पर गीता। गीता जी कैपिटल मैंने इस बार लिखा है, कैपिटल मतलब ये पहले आ जाएगा। देखते हैं क्या इस बार ये गीता को हटाएगा यहाँ से।
रिमूव गीता ना, तो इसने क्या किया, हेड को हटा दिया। तो ये फंक्शन होता है आपके प्रियोरिटी क्यों। कैपिटल रखने पे वो जो उसको फर्स्ट को डालेंगे। ये स्काई के बेसिस पर होता है। ASCII कोड होता है ना, ASCII कोड नहीं पता, मैं बता देता हूँ। ASCII कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडिंग इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें होता क्या है कि आपके जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लाइक नंबर्स तो ऑब्वियसली नंबर है, जो कैपिटल वर्ड्स होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है स्मॉल, तो ऑब्वियसली उनकी वैल्यू कम है तो वो पहले अरेंज होंगे, और कैपिटल वाले जिनकी वैल्यू ज्यादा है वो बाद में अरेंज। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश वाइज देखो तो जी पहले आना चाहिए। जब इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे तो जी पहले आएगा, आर बाद में, जी पहले, फिर एम, फिर आर, फिर स्मॉल ए। स्मॉल है। हाँ, तो नहीं। तो ये क्या कर रहा है, पहले उसे सॉर्ट कर रहा है, और सॉर्ट करने के बाद जो भी स्टार्टिंग में है, गीता स्टार्टिंग में है, उसे हटा देगा। ठीक है, ओके। इसी तरह से एक और देखते हैं, तो पी क्यू डॉट, इस बार हम रिमूव करेंगे अगेन, तो पी क्यू डॉट रिमूव। ओके, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी चाहे तो आप हटा सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आप यहाँ पर हटा सकते हैं। क्या हटाना, चलिए मुझे रवि को हटा, तो गीता वर्ड तो हट ही रहा है, रवि भी हम हटा दें। तो जब आपने जस्ट रिमूव फंक्शन यूज किया तो वो अरेंज करके उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करके फर्स्ट उड़ा देगा जो भी डेटा है। लेकिन देखते हैं रिमूव क्या करता है, तो रिमूव सीधे उस डेटा को उड़ाएगा, उस डेटा को रिमूव कर देगा। ओके, तो रिमूव रिप्लेस, लाइक रिमूव हो गया है ना। हाँ, ये एक्चुअली रिटर्न नहीं करता कि क्या उड़ाया मैंने, ये तो आपको पता ही है ना, आपने ही बोला कि ये हटाना है। तो रिप्लेस की जाएगी। हाँ, रिप्लेस फंक्शन इसमें शायद ही, एक बार मैं जरा एरर लिस्ट में देख लेता हूँ, रिप्लेस है एल डॉट रिप्लेस। ओके, रिप्लेस ऑल हो जाएगा यार। नहीं, ये सिंगल वेरिएबल के लिए बोला, नहीं रिप्लेस फंक्शन नहीं है। ठीक है, रिप्लेस नहीं है, एडिट नहीं होता। edit। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे क्या ऐड कर सकता हूँ मैं, तो पी क्यू डॉट ऐड किया, नहीं कर सकते। देखिए इंडेक्स नंबर का कोई ऐसा सजेशन नहीं है, बट स्टिल एक बार ट्राई कर लेते हैं। सेकंड पे लाइक कोई स्ट्रिंग, देखिए सिस्टम अलाउ नहीं करता है ना, लाइक वर्क नहीं करता। इसका मतलब क्या होगा कि आप पता है, ये जो पॉइंट्स हैं ये आप नोट करते जाओ। मैंने पहले लिखा क्यों, फिर क्यों के अंदर ये चीजें आई, ये चीजें फीचर्स नहीं पता, फिर आपने सेट में देखा ये है, लिस्ट में देखा ये है, तो इससे तो आपको याद रहेगा। ओके, जब आपको इसको इम्प्लीमेंट करना होगा तो आपके दिमाग में रहेगा कि किस पर्पज के लिए कौन सी क्लास ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, अब जरा देखते हैं ये इटरेशन पॉसिबल है, ये जो इटरेटर मैंने यहाँ पे यूज किया है इसमें देखते हैं पॉसिबल है। जैसे हम 3 यूज कर लेते हैं, एंड ये है PQ, राइट, लेट्स सी। हाँ, तो ये पॉसिबल है, आप ऐसा कर सकते हैं, ट्विटर पॉसिबल है। इंडेक्स नंबर से चेक करें, तो याद रखो इंडेक्स नंबर तभी वर्क करेगा जब इसमें गेट फंक्शन होगा। जरा देखें, गेट फंक्शन है PQ डॉट गेट, नहीं गेट फंक्शन नहीं है तो इंडेक्स काम नहीं करेगा। ठीक है, गेट क्लास नहीं, वो क्लास बता देगा कि ये क्या प्रियोरिटी है, ये गेट क्लास, एंड से डॉट टू स्ट्रिंग कर लीजिए। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये कौन सी क्लास है, तो ये क्या है, प्रियोरिटी क्यों की क्लास। ठीक है, क्लास बताते हैं, तो इसका इतना इसका यूज नहीं है। ओके, तो ये कुछ ऐसी इंटरफेसेस और उनकी क्लासेस हैं जो सिंगल सिंगल इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। ठीक है, एक और कमाल की अपने पास इंटरफेस है जिसको हम कहते हैं मैप, बहुत ज्यादा यूज होता है। और आप देखोगे कि जब भी आप कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, मैप ही सबसे ज्यादा यूज कर। ठीक है, चलिए ये सब अकेले यूज ही नहीं होते, इनको अगर यूज करना है तो मैक्सिमम टाइम आप कलेक्शन के मैप फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सपोज करिए एक डेटाबेस, ठीक है, या तो कोई बात नहीं, ऐसे ही समझते हैं। तो सपोज करिए एक डेटाबेस, उसमें कॉलम है नेम,
ओके। और उस नेम के अंदर काफी सारे नेम होंगे, रोहित, मोहित, श्याम, ऐसे करके काफी सारे नेम होंगे। तो अब देखो उसके अंदर की जो एंट्रीज हैं उन्हें तो आप एरे लिस्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है, वो तो इजीली ऐड हो जाएंगे। बट ये कैसे पता चलेगा कि ये नेम वाला डाटा आपने ऐड किया? तो हमें क्या रखना है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो डेटा है ये किससे कनेक्टेड है, ये नेम से कनेक्टेड है। इस नेम को हम कहते हैं की, और ये जो इसके नीचे वैल्यूज होती हैं, रोहित, मोहित, श्याम, ये जो नेम है ये नेम कहते हैं वैल्यू। तो की एंड वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे हम मैप में इंप्लीमेंट करते हैं, मैप इंटरफेस के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो मैप में बिल्कुल अलग क्लास में क्रिएट करूंगा। देखिए इसमें करना क्या है, अब हमें हमें एक मैप क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने बताया मैप अकेले वर्क नहीं करता, इसको चाहिए कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क की कोई एक क्लास, जैसे एरे लिस्ट में ले लेता हूँ, तो चलिए एक एरे लिस्ट बना ले। एरे लिस्ट al इज इक्वल टू न्यू, जैसे मैं नेम नाम दे देता हूँ, इज इक्वल टू एरे न्यू लिस्ट, एरे, परफेक्ट, एरे। ओके, तो एक एरे लिस्ट हमने यहाँ पर बना दिया। इसका टाइप मेंशन कर देते हैं कि इसका टाइप है क्या, तो इसे स्ट्रिंग टाइप कर लेते हैं अभी। ठीक है, अभी मैं इसे होमोजीनियस बना रहा हूँ सो दैट ये सेम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट कर सके, इंटीजर नहीं कर पाएगा। ओके, मतलब ये कुछ कुछ प्रियोरिटी क्यों जैसा हो गया, बट इसमें फीचर्स ज्यादा होंगे ऑब्वियसली लिस्ट का पार्ट। तो इसमें कुछ नेम एंटर करते हैं, जैसे कि नेम डॉट एट आकाश, फिर कह दिया नेम एट रोहित, नेम डॉट एट मोहित, नेम डॉट एट, ऐसे कुछ नेम आपने यहाँ पर एंटर करते हैं। ठीक है, मैं कोशिश की अलग अलग वर्ड में। तो लाइक ये कुछ नेम है जो यहाँ पर मैंने ऐड किया। ठीक है, अब इन सभी नेम को मुझे एक की के साथ कनेक्ट करना है, ये बताने के लिए कि ये क्या है, ये एक नेम है। ओके, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप यहाँ पर लिखो, हम एक इंटरफेस यूज करने वाले हैं जिसका नाम होता है मैप, और इसके अंदर एक क्लास होती है जिसे हम कहते हैं हैश मैप। ओके, तो हम लिखेंगे हैश मैप, मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ओके, तो हैश मैप का जो टाइप होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। कीज एंड वैल्यू दोनों का टाइप ऑब्जेक्ट होता है। कैसे मेंशन करते हैं यहाँ पर, देखिए मैं एक बार बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, पहला होगा मेरा की, तो उसका टाइप भी मैं ऑब्जेक्ट रखना चाहता हूँ, और दूसरा है मेरा वैल्यू, तो उसे भी मैं ऑब्जेक्ट रखना चाहता हूँ। ओके, तो की एंड वैल्यू दोनों ऑब्जेक्ट है, मतलब की भी कुछ भी हो सकता है, वैल्यूज भी कुछ भी हो सकता है। बट अभी मैं क्योंकि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज में ऐड करना चाहता हूँ, तो ज्यादा इसको बड़ा नहीं करते, स्ट्रिंग बना देते। ठीक है, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। ओके, अब इसके बाद में देखिए क्या करना है, इसके बाद में मुझे ये करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे एरे लिस्ट के पास, वो सारी इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए मैप के पास कोई डेटा है, मैं यहाँ पे कोई मैप का डेटा बनाता हूँ, जैसे कि मैप डॉट पुट, इसमें पुट यूज किया जाता है। और मैं कहता हूँ कि इसके पास जो डेटा है वो डेटा है नेम, एंड नेम में आपने लिखा कि ये है मेरा पहला नेम, जैसे आकाश, मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, नेम डॉट गेट फर्स्ट इंडेक्स दैट इज 0,
डाल दूं यहाँ, दोनों स्ट्रिंग ही है तो कोई इशू नहीं होगा। फिर नेक्स्ट भी मेरा आकाश है एंड इसके बाद भी आकाश है, तो क्यों ना यार मैं पूरी पूरी लिस्ट ही यहाँ डाल दूं। देखते हैं क्या ऐसा कर सकता हूं मैं। ओके, कह रहा है कि नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, चलिए चेक करें। तो सिस्टम कह रहा है कि लाइक चेंज टाइप, जो आपने नेम टू स्ट्रिंग लिखा है, लाइक ये जो टाइप आपने दिया है ना, ये गड़बड़ है, इसे ऑब्जेक्ट बनाओ। ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, जब आप बहुत सारा डेटा इसमें ऐड कर रहे हो तो मतलब आप एरे लिस्ट की बात कर रहे हो, तो एरे लिस्ट हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट। हो गया सही। अगर मैं यहाँ पर लिखता नेम डॉट गेट जीरो इंडेक्स तो वो एक स्ट्रिंग होता, लेकिन क्योंकि बहुत सारा डेटा है एंड वो ऑब्वियसली मैं एक एरे लिस्ट से ले रहा हूँ, तो एरे लिस्ट का टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट। अब मैं इसे सीधे यहाँ ऐड कर सकता हूँ। अब जरा देखते हैं कि इसके पास क्या क्या आया, तो उसे चेक करने के लिए आपने लिखा फॉर मैप डॉट साइज आई प्लस प्लस, आपने लिखा मैप डॉट गेट, क्या गेट करना है, नेम गेट करना है, तो आपने लिखा नेम। की बताते हैं यहाँ, इंडेक्स नंबर नहीं बताते। हाँ, मतलब देखिए मैप थोड़ा सा अलग है। मैप के केस में आपको करना क्या है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पे आपने फॉर लूप लिखा, तो पहले आप क्या करते थे, इंडेक्स नंबर दिया करते थे, बट आपको अब इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर लूप की क्या जरूरत है, इसे हटा देते हैं, है ना, सारा डेटा तो आपको वैसे भी मिल जाएगा। तो ये मैंने हटा दी, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। जरा चेक करते हैं कि क्या मुझे सारा डेटा मिल रहा है। मिल गया ना। हाँ बिल्कुल, ये एरे लिस्ट में आया है एक्चुअली, पूरा का पूरा डेटा आपको दिखा दिया जो नेम के पास था। ठीक है, तो इस तरीके से आप काफी सारा डेटा एक सिंगल एंटिटी में मैप के थ्रू ऐड कर सकते हो। ओके, बड़ी इजीली कर सकते हो। इसका एक और एग्जांपल है, वो भी यहाँ आपको दिखाता हूँ। कई बार क्या होता है कि आप काफी सारी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो अपने मैप के थ्रू, तो इसे मैंने डिफॉल्ट रखा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट m इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, मैप is equal to m is equal to new hash map, और हम लिखते हैं m dot put, एंड पुट में क्या लिखेंगे, पुट में लिख देते हैं कि इट्स नेम की ना, उसकी जो वैल्यू है बिल्कुल। तो वैल्यू मैंने बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट उसका टाइप है, तो यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, तो चलिए रख देते हैं रोहित। ठीक है, फिर मैं रोहित के बारे में और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जैसे कि m डॉट पुट, मैं उसकी एज एंटर करना चाहता हूँ, एज लिख देते हैं सपोज 32। ठीक है, अलग अलग टाइप कर सकता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप बनाया है मैंने। फिर लिखते हैं m डॉट कोड, फिर इसकी एजुकेशन भी यहाँ पर ऐड करें। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन है लाइक बीटेक सपोज कर लेते हैं, बीटेक। ओके, कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी चाहो तो दे दो ऐसे ही ऐड करके। अदरवाइज अब मुझे करना क्या है कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन को एरे लिस्ट में स्टोर करना है। अभी देखिए क्या किया था आपने, एरे लिस्ट के डेटा को मैप में स्टोर किया है ना, ऐसा ही किया था। बट अब रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे मैप के डेटा को एरे लिस्ट में करना है। कैसे करेंगे देखिए, तो मैप का डेटा अगर आप एरे लिस्ट में ऐड करना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। सब कुछ भूल जाओ, ये मत भूलना। हैश मैप में आपके पास डेटा आया, यहाँ डेटा आने के बाद अब इसे एरे लिस्ट में ऐड करना है, तो लिखिए एरे लिस्ट और एरे लिस्ट का टाइप। तो एरे लिस्ट का टाइप इस बार मैं ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग नहीं रखूंगा, उसे मैं रखूंगा हैश मैप। अगर मैं इसका टाइप हैश मैप रखूंगा तभी तो ये हैश मैप को स्टोर कर पाएगा। ठीक है,
एरे लिस्ट के अंदर, और उसका लाइक ऑब्जेक्ट टाइप भी दे देता हूँ कि यार ये ऑब्जेक्ट है, वैसे बाय डिफॉल्ट पता है उसे, बट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं कोई ए एल ए रख लेते हैं, ओके एल ठीक है, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है इसका टाइप एंड ऑल, वो मेंशन हो चुका है आपके इंस्टेंस। अब आप सीधे लिखो एल डॉट एड, एंड देखो हैश मैप आ गया ना, सजेशन में एम ऐड कर दो, खत्म का ऐड हो गया, ठीक है। ऐड करने के बाद अब आप सीधे यहाँ पर लिख सकते हो कि लाइक कौन सी इंफॉर्मेशन आपको शो करना है, लाइक कौन सी इंफॉर्मेशन, जैसे सपोज करो पहले तो मैंने ये यूजर एक रोहित की इंफॉर्मेशन ऐड की थी यहाँ पे, अब एरे लिस्ट में ऐड करने के बाद मैं एक काम और करने जा रहा हूँ, मैं एक नई एंट्रीज बनाऊंगा जिसमें मैं रोहित के साथ साथ अब नेक्स्ट रखता हूँ सपोज आकाश, उसकी एज रख लेते हैं 23 और इसे कर लेते हैं एम। अब इस इंफॉर्मेशन को भी मैं इसी एल में ऐड करना चाहता हूँ, फिर से लिख दीजिए एल डॉट ऐड एम, ठीक है। एक बार तो ऑब्जेक्ट बन गया तो हाँ, अब जितने चाहो उतने ऐड करते जाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर से चलिए कुछ और एंट्री करते हैं, तो इसे कर देते हैं चलिए रमन, एज कर लेते हैं यहाँ पर चलिए 26 और क्वालिफिकेशन बीसी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे भी मुझे ऐड करना है एल में, तो एल डॉट ऐड एम, है ना। तो ऐसे आप डेटा ऐड करते चले जाओ अपने एल में, और एल का डेटा देखोगे कैसे, फॉर लूप लगा लो, जितने डेटा ऐड किए मैंने, टेंशन नहीं लेना, साइज है हमारे पास, आर लिस्ट आपको एक मेथड देता है साइज, वो अपने काफी काम आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे int I is equal to 0, I less than al dot size I plus plus, क्या लिखेंगे यहाँ पर al dot get, ओके जी मैम, थैंक यू मैम, डॉट गेट एंड आई, ओके al dot get I, ओके रन करते हैं इसे। तो देखिए डेटा आपको कुछ इस तरीके से मिलता है ना, ये एक्चुअली आपके मैप ऐसा दिखता है, मैप आपका कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एजुकेशन की डिटेल्स देखनी है, तो आप यहाँ पर लिखो डॉट गेट, क्या देखना है आपको, मुझे सपोज नेम चेक करना है, तो आपने लिखा नेम, बट ये क्या हुआ, ये तो सिर्फ रमन रमन शो कर रहा है ना। एक्चुअली होता क्या है कि ये लाइक हर बार आपको पता है मैप क्रिएट करना पड़ेगा हर बार नई एंट्री को करने के लिए, क्योंकि मैप कहता है कि मैं हर बार मुझे नया डेटा दो, हर बार मुझे नए मेमोरी में स्पेस दो। अगर मैं इसी एम में सारा का सारा डेटा नया डेटा ऐड करता जाऊंगा तो क्या करेगा, ओवरराइट करता चला जाएगा, है ना। तो अगर मुझे चाहिए कि लाइक मुझे दूसरी एंट्रीज भी करनी है, तो ये कोड यहाँ पर पेस्ट करो और इसे M2 कर दो, बिल्कुल एक टाइम में एक ही डेटा। अब इसकी बारी M3 कर देंगे इसे, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ। ऑब्वियसली ये तो यही रहेगा, इसे M3 है ना, ये भी सही है। अब चेक करते हैं जरा, अब देखते हैं क्या आता है। अब आपके पास सही डेटा आ गया, ठीक है। तो याद रखिए हैश मैप एक ही मेमोरी यूज करता है, अगर आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो आपको हर बार नया हैश मैप बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ श्योर, मैं ये लिख देता हूँ, हैश मैप यूज सिंगल स्पेस टू स्टोर ऑल डेटा,
you try to store the in same space, override by, ठीक है। ओके, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था मैथ का, यहाँ पे अपना कलेक्शन फ्रेमवर्क फिनिश हो जाता है। ओके, अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ टास्क करते हैं। जैसे सपोज करिए, इसके मैं नोट्स आपको दे दूंगा, आपको उसके लिए काम करना है, आपके ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। ओके, तो लाइक ये क्वेश्चंस आप नोट कर लो या कहीं ऐसे कर लो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि लाइक आपके पास एक एरे है, लाइक राइट अ प्रोग्राम टू sum all the data that is in array। लाइक एक एरे है और मुझे उसके अंदर पहले कुछ नंबर्स एंटर करने हैं, लाइक 10-12 नंबर एंटर कर लिए, और लास्ट में उनका सबका सम निकाल कर दिखाना है कि उनका टोटल क्या है। यूजर से इनपुट होने चाहिए वो 10 नंबर। Write a program to get the input from the user and store in array and get the total of the input data। नेक्स्ट है अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ, कस्टमर से इनपुट करवाना है। आपका जो यूजर होगा उससे इनपुट करवाइए 10 नंबर और उनका टोटल करके दिखा दीजिए। नेक्स्ट है आपको सॉर्ट करना है। आपने कुछ यूजर से नंबर एंटर करवाए और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। Get an input from user and arrange the data in an increasing order or ascending order। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है get an input from a user in an array and find the max and min value in an array। क्या? Write a program to get an input by the user in array and find min value and max value from the array। फोर्थ क्वेश्चन है write a program to get input from the user in an array and find out average of that array and get input from user and find the average of the array। एक और नोट कर लो। again get input from user in array and find the second largest value in array। लाइक लार्जेस्ट तो तभी इजी है, बट सेकंड लार्जेस्ट में आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, आप इनके ऊपर काम करिए। ये होमवर्क है। ओके, आपको 2 दिन देता हूँ इसके लिए, आराम से आप करिए। ठीक है, ठीक है। एक और अच्छा टॉपिक है अपने पास जिसे हम कहते हैं थ्रेडिंग। थ्रेडिंग है ना, वो एक बार देख लेते हैं। देखिए थ्रेडिंग क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि थ्रेडिंग है क्या, इसके बारे में समझ। देखिए इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा। सबसे पहले एक डायग्राम है हमारे पास।
थ्रेडिंग लाइफ साइकिल जावा। वैसे साइकिल तो हमेशा ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बट लेट्स सी जावा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ये देखो। तो ये एक एग्जांपल है थ्रेडिंग का, बट सबसे पहले ये समझते हैं कि थ्रेडिंग एक्चुअली है क्या, लाइक क्या होती है थ्रेडिंग। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज करिए लाइक कोई फेस्टिवल है, सपोज दिवाली है, ओके। एंड दिवाली में आपने अपने घर के किसी एम्प्लॉय को या अपने ऑफिस से किसी एम्प्लॉय को कहा, किसी एक एम्प्लॉय को कहा कि आपको पूरे बिल्डिंग को डेकोरेट कर। आपने उसे एसेसरीज लाकर दे दी एंड वो डेकोरेशन करना शुरू कर देता। अब ऑब्वियसली वो एक सिंगल पर्सन है, उसको टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा वो। बट उसी जगह अगर मैं लाइक वो एक पर्सन जितना टाइम लेता है, अगर मैं उस टाइम को कम करना चाहता हूँ कि ये काम मेरा जल्दी हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, 2-3 और एम्प्लॉय हायर कर लूंगा कि यार ये काम मेरा जल्दी करो। थ्रेडिंग भी कुछ ऐसा ही। अभी तक आप जो भी काम कर रहे हो वो एक सिंगल थ्रेड पर काम करते हो। एक्चुअली थ्रेड भी नहीं कहेंगे उसे, सिंगल काम कर रहे हो। एक सिंगल एक यूजर होता है जो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो कैसे करें। बट थ्रेड क्या करता है, थ्रेड में आप छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स बना देते हो और वो सभी यूनिट एक साथ चलने शुरू हो जाते हैं। वैसे मान लीजिए डेकोरेशन का एग्जांपल दिया और 2 फ्लोर हैं आपके, तो हर एक फ्लोर में आपने 2-2 एम्प्लॉयज को हायर किया डेकोरेट करने के लिए। तो हर एक फ्लोर पे आधा काम कोई और करेगा, आधा कोई और करेगा, सभी चार के चारों एक साथ काम करना शुरू करेंगे तो काम आपका जल्दी फिनिश हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ऐसा ही कुछ प्रोग्रामिंग में भी करते हैं। आपको छोटे छोटे थ्रेड्स बनाना है। थ्रेड बेसिकली है क्या, मेरे एम्प्लॉय जो मेरा काम करेंगे, ठीक है। और वो काम कैसे करना शुरू करते हैं ये देखिए। इन जनरल ये कहा जाता है कि थ्रेडिंग का मतलब होता है साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन, एक साथ एग्जीक्यूशन, ठीक है। बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन एक्चुअली उतना हो नहीं पाता। जैसे ये लाइफ साइकिल अगर आप देखो, देखने में आपको ऐसा लगता है कि चीजें एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाता। इसको देखने के लिए, समझने के लिए यहाँ देखो। सपोज करिए मेरा एक एम्प्लॉय था जिसका नाम है थ्रेड वन, ठीक है। उस थ्रेड वन को मैंने एक नया काम दिया और जैसे उसे काम मिला वो रनिंग स्टेट में आ गया। उसने काम करना एक प्लान करना शुरू कर दिया कि हाँ मुझे ये काम करना। काम करने के बाद जब उसने प्लान किया, प्लान करने के बाद उसने उस प्लान को एक प्रोसेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसने काम करना शुरू कर दिया। अब कुछ ही देर वो काम करता है और काम करने के बाद में नॉन रनेबल स्टेट में आ जाता है। मतलब अब वो काम नहीं करता, तो अब कौन काम करता है, अब दूसरा थर्ड काम करना शुरू कर देता है, जो वेट कर रहा था कि ये कब नॉन रनेबल स्टेट में जाए और मैं अपना काम करना शुरू कर दूं, ठीक है। फिर 2 थ्रेड में अभी सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ। फिर जब ये नॉन रनेबल में होता है तो कुछ देर बाद ये रनेबल स्टेट में आता है और जो रनिंग स्टेट में था वो नॉन रनेबल में चला जाता है। उनकी ऐसी साइकिल चलती रहती है। एक बार फिर से देखो, 2 थ्रेड है, यहाँ से चले, रनेबल में आए, कोई एक रनिंग में आया, लेकिन अभी दूसरा वाला रनेबल में ही। वो वेट कर रहा है कि रनिंग वाला कब अपना काम फिनिश करके ब्लॉक में जाए। जब वो यहाँ पर चला जाएगा तो अब ये ब्लॉक फ्री हो गया, रनिंग स्टेट फ्री हो गया, तो वो दूसरा वाला यहाँ आ गया। फिर ये जो यहाँ पे था वो यहाँ पर आया और रनेबल में वेट कर रहा है कि ये वाला कब अपना काम फिनिश करे। जब ये अपना काम फिनिश करके नॉन रनेबल में चला जाता है तो ये रनिंग में आ जाता है। और मान लीजिए किसी थ्रेड ने अपना काम फिनिश कर लिया तो वो फिर नॉन रनेबल में जाता ही नहीं है, वो टर्मिनेट हो जाता है, वो क्विट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे एक्चुअली हो ऐसा ही रहा है, बट ये इतना क्विकली होता है क्योंकि ऑब्वियसली मशीन है, काफी पावरफुल है, तो ये उस काम को बड़ी जल्दी कर देता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सभी अलग अलग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली इसका एक और बेनिफिट होता है, अगर कोई टास्क बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस लेने वाला है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस स्पेसिफिक टास्क को बहुत ज्यादा रैम दे देता है, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस दे देता है, जिससे वो काम बहुत जल्दी कर पाता है।
थ्रेडिंग यूज होती है एग्जैक्टली। अगर आप इसे देखना भी चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए टास्क मैनेजर है अपने पास, एंड टास्क मैनेजर में आपके प्रोसेसेस चल रहे हैं, एंड इन प्रोसेसेस पर आप राइट क्लिक करिए और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक एनटास्क का ऑब्वियसली ये है, यहाँ पर हमारे पास एक और फंक्शन होता है। एक होता है प्रियोरिटी सर्विसेज, ये रहा। तो अभी जितने भी टास्क चलते हैं वो प्रियोरिटी पर चल रहे हैं आप ये, ठीक है। जितनी ये एप्लीकेशन अभी आप रनिंग स्टेट में है, ये देखिए सारी रनिंग स्टेट में, ठीक है। तो ये सभी क्या है, नॉर्मल प्रियोरिटी पर चल रहे हैं। और जैसे ही आप इसे हाई करते हो, आपका ओएस क्या करता है, सारी की सारी परफॉर्मेंस पर अब इसको फोकस करना शुरू कर लेता है। अगर इसको आपने बहुत ज्यादा हैवी काम दे दिया तो आपका ओएस जो है ऑटोमेटिकली इसको ज्यादा प्रियोरिटी, ज्यादा पावर दे देगा, सो दैट इसका काम जल्दी हो सके। हाँ, ओवरफ्लो नहीं करेगा क्योंकि वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना टास्क है। अगर आपने मान लीजिए हाई कर भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम टास्क को भी ज्यादा परफॉर्मेंस दे देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये काम ओएस ऑटोमेटिकली करता है, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मुझे किसको कब रन करना, ठीक है। एंड इसी वजह से रिजल्ट भी आपको रैंडम मिलता है। इसका रियल एग्जांपल मैं बताऊं तो आईडीएम करके एक टूल आता है, आईडीएम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। मूवीज वगैरह डाउनलोड करने के लिए आपने यूज किया होगा। प्रोग्रेस आप देखते हो, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में उसमें प्रोग्रेस होती है, तो उसमें आप देखते हो कि कुछ प्रोग्रेस तो बड़ी तेजी से आगे हो गई, कुछ तो अभी स्टार्ट ही हुई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो थ्रेड्स में बढ़ चुका है। आपका आपका राउटर जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि किसको मुझे ज्यादा रैम देनी है, किसको कम देनी है, किसको ज्यादा डाउनलोडिंग स्पीड देनी है, किससे कम देनी है, ठीक है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट भी है कि आप मुझे ये काम जल्दी करना है, आपने हाई प्रायोरिटी दे दी, अब वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि मुझे हाई देना भी है कि नहीं। अब वो किस बेसिस पर काम करता है? अगर मान लीजिए उसके बैकग्राउंड में काफी ज्यादा रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं एंड वो उन्हें फ्री नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो उसे फ्री कर देगा तो फ्रंट एंड क्या बैक एंड ओएस ही क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पर वो डिसीजन लेता है कि मुझे कितनी रैम कहाँ या ट्रांसफर परफॉर्मेंस कहाँ ट्रांसफर करनी। ओके, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि थ्रेड बनाते कैसे हैं। थ्रेड एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, आपके पास एक थ्रेड नाम की एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आप अपनी क्लास में यहाँ उसे इनहेरिट कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी एक्सटेंड करना वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बता चुका हूँ। क्लास समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, कुछ उसके पास मेथड होता है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो थ्रेड लिखते हैं यहाँ पर, और थ्रेड क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए कि ये थ्रेड क्या है। A thread is a thread of execution in a program. The Java virtual machine allows an application to have a multiple thread. Like एक एप्लीकेशन के पास मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं जो एक ही काम को अलग अलग मॉड्यूल्स में कर रहा होगा, ठीक है। Every thread has priority. Like generally by default normal priority होती है जितने भी थ्रेड्स आप बना रहे हैं, पर आप उसे सेटअप कर सकते हैं। Threads with a higher priority are executed in a preference to thread with a lower priority. मतलब अगर आपने किसी थ्रेड को लोअर प्रायोरिटी दे रखी है और आपने किसी को हाई दी है, तो इन दोनों के कंपैरिजन अगर आप करो तो हाई वाला जल्दी फिनिश हो, ठीक है। लेकिन किसी को प्रायोरिटी नहीं दी और लाइक वो आपके साइकिल में नहीं है, तो ओएस डिसाइड करेगा कि किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, ठीक है। Each thread may or may not also be marked as a daemon. Okay, अभी देखो daemon बड़ा लाइक अच्छा वर्ड है। daemon का बेसिकली वर्क मैं चलिए एग्जांपल से समझाऊंगा, यहाँ क्लियर नहीं हो पाएगा, daemon भी बाद में। When code running on a some thread, create a new thread object, create a new thread object. The new thread has its priority initially set equal to priority of the creating thread and is a daemon thread
इफ एंड ओनली इफ द क्रिएटेड थ्रेड इज डीमन। इसका देखो मतलब क्या है, थोड़ा सा समझते हैं इसे। कई बार क्या होता है कि आपने दो थ्रेड बनाए और दोनों को हाई प्रायोरिटी दे दी, और अब क्या होगा कि कई बार ये दोनों एक साथ प्रायोरिटी में चलना शुरू होंगे, तो अब पहला थ्रेड और दूसरा थ्रेड हो सकता है एक ही टास्क में लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, डेमन बेसिकली रेडी हो जाता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अभी इसे ऐसे छोड़, इसमें अभी आगे भी काफी कुछ लिखा होगा तो आप उसे पढ़ सकते हो, नॉलेज ये आपकी बढ़ेगी। ओके, यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंटेशन दी गई और इसका प्रोसेस भी दिया गया कि स्टार्टिंग से ही है 1.0 से ही आपके सिस्टम में थ्रेड। आगे कुछ एग्जांपल दिया गया कि लाइक थ्रेड को कैसे स्टार्ट करना है, जैसे यहाँ पर थ्रेड को एक्सटेंड किया, एक टाइम दे दिया, और एक यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना दिया, एक टाइमर सेट कर दिया। रन नाम का एक मेथड है, रन का एक ओवरराइड मेथड जो आपको थ्रेड क्लास से मिलता है। ठीक है, थ्रेड एब्स्ट्रैक्ट क्लास से मिलता है। फिर आपने क्या किया कि यहाँ से एक नंबर को पास किया एंड स्टार्ट कर दिया इसे। तो जब आप इसे स्टार्ट करोगे तो आपका ये वाली क्लास रन हो जाएगी, जैसे यहाँ पे मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको। ऑब्वियसली थ्रेड क्लास है तो इसके मेथड को ओवरराइड करेंगे, कंट्रोल ओ। ओके, तो सर्च हियर, लाइक आप राइट करिए @override, ऐसे नहीं आ रहा, ठीक है, हम टाइप कर लेते हैं। इट्स पब्लिक वर्ड रन, ये इसका एक मेथड होता है, पब्लिक वर्ड रन मेथड। एंड ये रन मेथड जो है ये एक थ्रेड का मेथड। तो अगर आपको इसे एक्टिवेट करना है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ रन मेथड इज कॉल, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ए ओ इज इक्वल टू न्यू ए ओ डॉट, आपने रन को कॉल, ठीक है। तो एक तरीका तो आपने जब सीधे रन को कॉल किया ना, तो आपने तो एक ऑब्जेक्ट को, एक नॉर्मल मैथड को कॉल किया। अगर आप ऐसे करते हैं तो इससे कोई काम नहीं चलेगा, तो नॉर्मल मैथड, ठीक है, ऐसे ऐसे रन नहीं करते रन मैथड को। जो थ्रेड का रन मैथड होता है उसे ऐसे रन करते हैं, ओ डॉट स्टार्ट। जब ओ डॉट स्टार्ट आप करते हो तो ये रन मैथड जो है वो कॉल हो जाता है। बैकएंड में ये सेटअप है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा इसका ये स्टार्ट मैथड, और इसके अंदर आप अगर देखो तो यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर आपका मेथड आया स्टार्ट, और यहाँ आने के बाद में तो ये स्टार्ट जीरो को कॉल करेगा, स्टार्ट जीरो पे आए, स्टार्ट मेथड स्टार्ट जीरो को कॉल करेगा, और यहाँ से वो रन मेथड को कॉल करेगा अंदर ही अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा। कहा था ना एब्स्ट्रक्शन है, तो एब्स्ट्रक्शन में तो यही होता है ना, आपको कहाँ पता चलता है कि कौन सा कॉल होगा। यहाँ पे आने के बाद फिर वो आप यहाँ पर आए, अगेन एब्स्ट्रक्शन है ये, है ना, कहाँ से मिला, एक इंटरफेस से मिला। याद है इंटरफेस वाला बनवाया था मैंने, एक इंटरफेस जिसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट बॉडी रखी थी, और उसको जब हम एक्सटेंड करते थे थ्रेड में तो उसकी बॉडी यहाँ बनानी पड़ती थी। तो जैसे ये यहाँ बन गया, और इसे एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आप एक मेथड रखते थे, है ना। एब्स्ट्रक्शन में बिल्कुल मैंने ऐसा एक एग्जांपल दिया था, तो वही चीज है ये, सिस्टम खुद ही पता कर लेता है इंटरनली। यही एक्चुअली एक्चुअल एब्स्ट्रक्शन। बट बात यह है कि यार ये तो अभी एक ही थ्रेड है ना, मुझे अगर मान लीजिए एक और नया थ्रेड बनाना है तो क्या करें। तो देखता हूँ क्या, लाइक थ्रेड, देखो अब ये थ्रेड है तो एक काम करते हैं, यहाँ से इस मेथड को कॉल करते हैं, कॉल वन। कॉल वन नाम का मेथड बनाना होगा, बना लेते हैं, वॉइड कॉल वन। और इसके अंदर मैं फॉर लूप यूज करूंगा। और इसके अंदर से आई को हम यहाँ प्रिंट कर देंगे।
ठीक है, तो मेरा पहला थ्रेड चला और उसने क्या किया, ओ डॉट स्टार्ट से उसने रन को कॉल कर दिया। जरा देखते हैं क्या आता है आउटपुट। ओके, एक नॉर्मल आउटपुट है जैसे हमारा जनरल आता था वैसा ही आएगा। देखते हैं कि क्या हम एक बार फिर से ओ डॉट स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं कर सकते, ये थ्रेड का फीचर है। थ्रेड कहता है कि यार जब मैं एक काम ऑलरेडी कर चुका हूं तो मैं फिर से उसी काम को क्यों करूं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, एक दूसरे थ्रेड को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार ये काम फिर से कर लो। ठीक है, तो आपने कहा AO1 इज इक्वल टू न्यू एक दूसरा थ्रेड बन गया O1। अब O1 डॉट स्टार्ट आप करोगे तो ऑब्वियसली फिर से वही रन मेथड कॉल होगा। अब देखते हैं, देखा आपने, तो एक 001, देखिए यहाँ पे रिजल्ट गड़बड़ हो गया। मैंने क्या कहा था, ओएस डिसाइड करेगा किसको पहले रन करना है किसको बाद में रन करना है। एक और थ्रेड बनाते हैं और अलग रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा लूप में कम कर देता हूँ, 1 से रन करते हैं। अब तो देखिए बिल्कुल कमाल ही हो गया। 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 ओवेस डिसाइड कर रहा है कि मैं किसको कब कॉल करूं। लेकिन यार ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा थ्रेड पहले कॉल हुआ, पता करना है ना। चलिए, हाँ, ओवेस खुद डिसाइड कर रहा है ना। देखो फिर से अलग ही रिजल्ट आया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस बार सीक्वेंस में आ गया, बट ऐसा होता नहीं है जैसे। ओके, हो गया, ठीक है। ओएस खुद डिसाइड कर रहा है कि उसे किसे कब कॉल करना है, किसे कितनी देर के लिए रोकना है, किसको उस दौरान रन करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लाइफ साइकिल में समझाया कि ओएस डिसाइड कर रहा है, किसी को भी वो कहीं भी रोक सकता है और दूसरे को उस दौरान रन कर सकता है। ठीक है, पता करते हैं कि कौन सा थ्रेड कब कॉल हो रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखिए न्यू थ्रेड डॉट डॉट गेट नेम। ओके, तो अब बताइए यहाँ पे एक्चुअली कंफ्यूजन है, लेकिन नेम समझ नहीं आ रहा कि किस थ्रेड को क्या नाम दिया। तो मैं नेम सेट कर देता हूँ हर एक थ्रेड का। जैसे मेरे पहले थ्रेड का नेम मैं यहाँ पर सेट करता हूँ, सेट नेम, इसको नाम मैं दे देता हूँ ए, ये है ए थ्रेड। इसी तरह से मैं दूसरे थ्रेड को एक नाम दे दूंगा, ये हो गया सपोज अपना बी थ्रेड। ये है हमारे पास सी थ्रेड। अपने थ्रेड को मैं नाम दे दिया, सो दैट हम रिकॉग्नाइज तो कर पाए कि कौन सा पहले कॉल हुआ। ओके, थ्रेड को एक second, something missing actually. O dot set name, new thread, get name, set name, get name। एक सेकेंड, एक बार फिर से check करते हैं। Dot get name। अच्छा, हाँ ये, या तो एक तो देखिए यहाँ पर ये जो नेम आता है ना, ये वो नेम है जो सिस्टम ने नाम दिया।
तो सिस्टम रैंडमली कुछ भी नाम दे देता है। अब यार रिकॉग्नाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा सिस्टम ने दिया है, कौन सा क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एलन हटा देता हूँ, लेकिन ब्रेक तो करना ही, ठीक है दूसरे में रखें। अब रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 11 आया है, ओके, तो ये 11 नहीं है एक्चुअली, ये 1 1 दो बार रन हो गया। ठीक है, तो मैं इस गेट मेथड को इसके साथ रख देता हूँ, नहीं तो ऐसे मुश्किल हो जाएगा समझ। तो पहले बी कॉल हुआ, फिर ए सी कॉल हुआ, फिर ए कॉल हुआ, फिर सी कॉल हुआ, ए कॉल हुआ, बी कॉल हुआ, रैंडम बिल्कुल, है ना। रिजल्ट भी रैंडम, थ्रेड भी रैंडम। ठीक है, तो कभी भी कोई भी कॉल हो सकता है, बट ये है कि जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो कंप्लीट मिलेगा। इसमें देखो ऐसा नहीं है कि चीजें कंप्लीट नहीं हुई, रैंडम है, सीक्वेंस वाइज कुछ नहीं आएगा, ओएस डिसाइड करेगा किसे कब रन करना। डाउनलोड में, डाउनलोड में कर लो आप, या आप कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हो सर्वर पे, तब यूज करो। मैक्सिमम टाइम तभी थ्रेड को यूज किया जाता है। नहीं जाएगा एक्चुअली, जब आप वहां पर भेजते हो ना, तो वहां भेजने के बाद में एक कैशे होता है जिसमें आप उसको स्टोर करते हो और बाद में फिर मिक्स करते हो। हाँ, और ये काम हमें खुद नहीं करना होता, इसके लिए लाइब्रेरीज अवेलेबल जो ये काम कर देती। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, ऐप में आप मॉली लाइब्रेरी के साथ इसे यूज करोगे, और जब आप वेब पे काम कर रहे हो तो HTTP URL कनेक्शन यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ आप इसकी प्रियोरिटीज भी सेट कर सकते हो कि ओ डॉट सेट प्रियोरिटी, जैसे मैं इसे हाई प्रियोरिटी कर देता हूँ, एक प्रियोरिटी हाई, तो प्रियोरिटी, तो हाई प्रियोरिटी इज 10। हाँ एक्चुअली मैं नंबर दे रहा हूँ क्योंकि हाई प्रायोरिटी सेलेक्ट नहीं कर रहा, एक बार तब भी देख लेता हूँ। ये रहा मैक्स प्रायोरिटी, मैक्स प्रायोरिटी 10 ही होता है, तो आप नंबर दे दो या वर्ड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्स अंडरस्कोर प्रायोरिटी, ठीक है, तो मैक्स प्रायोरिटी, ये मैक्स प्रायोरिटी कर दिया और इन दोनों को मिन प्रायोरिटी कर दिया, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। याद रखिए स्टार्ट करने से पहले प्रायोरिटी वगैरह सेट करना है, बाद में मत करना। ये तो रन हो गया तो उसके बाद में प्रायोरिटी देखकर उसे क्या मिल जाना है। दोनों को मिन कर दिया, फर्स्ट को मैंने मैक्स कर दिया। तो देखिए एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पर, ओएस खुद ही डिसीजन ले रहा है, यहाँ ओएस खुद ही डिसीजन ले रहा है, बट मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है कि ये जब भी रन हो रहा है सब साथ में रन हो रहा है। ठीक है, एक दो बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लाइक आपने ऑर्डर अभी सेट नहीं किया, हाई का मतलब ये नहीं कि आपने ऑर्डर सेट कर दिया कि सबसे पहले यही हो, नहीं, कोशिश ओएस ये करेगा कि इनको साथ में रखे, कोशिश करेगा, अभी साथ में मिल रहा है बट ये नहीं कि आपको हमेशा ऐसा ही मिले। जैसे मैं कुछ बार और देख लेता हूँ, हो गया ना जब काम हो गया। ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम ये साथ में होता है, काफी केसेस में साथ में रहेगा। देखिए सिर्फ ए बस गड़बड़ हुआ, ये लाइक मैक्सिमम केस में, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। रैंडम करता है बिल्कुल, तो थ्रेड क्यों यूज करो यार, तो इसमें तो रैंडम फंक्शन यूज करो, ज्यादा अच्छा ये है। अच्छा यहाँ पर ठीक है, प्रियोरिटी, चलिए एक डेमन भी रेडी कर लेते हैं, ओ डॉट डेमन। तो देखिए डेमन बेसिकली है क्या, मार्क दिस थ्रेड
as either a daemon thread or user thread. So generally हमारे पास user thread होता है. Yeah. Set daemon and daemon on कर देंगे. So it's true actually. हाँ daemon होता क्या है ये जरा एक एग्जांपल से देखते हैं. So daemon क्या करता है? विलेन बन जाता है. daemon एक विलेन है जो आपके थ्रेड को डिस्ट्रॉय कर देता है. ओके इसे आप अभी ऐसे समझिए. नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और आगे करते हैं. आज काफी लंबी क्लास अपनी चल रही. ठीक है तो स्टॉप शेयरिंग.